बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ कि हम स्टैट 301 की जो फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो है ऑब्जेक्टिव पार्ट उसका लेकर आए हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें हम 135 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर करेंगे और ये वीडियो इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं सबसे बेस्ट होगी। तो आपने जो है ये वीडियो जो है पूरी देखनी है और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। हमारी दूसरी बुक्स की जो फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो जिनमें MTH 104, MTH 100, MTH 101, MTH 202, फिजिक्स 101, पाक 522 की भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तो ये सारी जो हैं वो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आपका काम ये है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स और प्रिपरेशन वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को लाइक लाजमी करें। कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ यू ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स फ्राम सम पॉपुलेशन, कैलकुलेट मीन फॉर ईच ऑफ द सैम्पल एंड कंस्ट्रक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स, व्हाट वुड यू हैव। तो इसका आंसर होगा ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन है और आप उसमें तमाम जो पॉसिबल सैम्पल्स हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं, तो तमाम जो पॉसिबल सैम्पल्स हैं उनकी आपने क्या की, मीन कैलकुलेट की और फिर आपने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट किया, बनाया बाय यूजिंग सैम्पल मीन्स। तो जो है वो आपके पास क्या होगा, आप क्या हासिल करेंगे, आप एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू इज इक्वल टू 55 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 10, हाउ मच एरिया विल बी फाउंड अंडर द कर्व टू राइट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 55। तो इसमें एक ट्रिक होता है कि अगर सिग्मा जो है वो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब सिग्मा के साथ क्या है, 1 है। तो अगर सिग्मा 1 सिग्मा के लिए जो एरिया होगा वो 0.6826 होगा। अगर यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 2 सिग्मा के साथ आ जाती है तो फिर जो एरिया होगा वो 0.9544 होगा। अगर सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे सिग्मा साथ 3 आ जाता है तो 0.9973 आ जाएगा। तो ये तीनों MCQs हैं, तीनों को आपने याद रखना है, ये इनमें से कोई भी आ सकता है। 1 के लिए आपका 1 सिग्मा के लिए ये एरिया होगा, 2 सिग्मा के लिए आपका ये एरिया होगा, अगर यहाँ पे 3 सिग्मा है तो आपका ये एरिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑल हाइपोथेसिस टेस्ट स्टार्ट विद नल हाइपोथेसिस। ठीक है, हर जो हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, कोई भी जो हाइपोथेसिस टेस्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, वो एक नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन P इज़ 32.4% टू 47.6%, द वैल्यू ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन इज़। तो इस तरह की अगर आपको 2 परसेंटेजेस दी गई हों तो इसमें से आपकी जो सेकंड परसेंटेज होती है वो आपकी वैल्यू होती है सैम्पल प्रपोर्शन के लिए। यानी ये जो सेकंड आपकी ये वाली जो है आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% है और ये जो आपकी पॉपुलेशन प्रपोर्शन है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 32.4% से लेकर 47.6% तक। तो इसमें जो फाइनल वैल्यू होती है वो आपकी सैम्पल प्रपोर्शन की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर 47.6 आ जाएगा। In a binomial experiment, the total number of trials are fixed but not in hypergeometric। तो जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होता है इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में ये फिक्स नहीं होते। ये 2 MCQs बन सकते हैं, आपने दोनों को याद रखना है। सपोज देयर आर 5 ट्रीटमेंट्स विद 4 ब्लॉक्स इन अ रैंडमाइज्ड कंप्लीटेड ब्लॉक डिज़ाइन, व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ब्लॉक। तो आपके पास टोटल 5 ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें 4 ब्लॉक जो हैं वो रैंडमाइज्ड कंप्लीटेड ब्लॉक डिज़ाइन है। ठीक है, उनमें से जो 4 हैं वो कंप्लीटेड हैं और आपने फाइंड आउट करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ब्लॉक्स के लिए क्या होगी। तो उसका फार्मूला होता है B-1। B-1 ब्लॉक्स के लिए फार्मूला होता है B-1। तो 4 ब्लॉक्स कंप्लीटेड हैं, उनमें से -1 करें तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। फॉर 4 ब्लॉक्स फॉर के ट्रीटमेंट्स, अगर आपकी ट्रीटमेंट्स के हैं, ठीक है, अगर आपकी ट्रीटमेंट्स के हैं, अगर आपको के फाइंड आउट करने के लिए, के ट्रीटमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं तो फार्मूला आपने K-1 इस्तेमाल करना है। अगर ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने फाइंड करनी है तो B-1 फाइंड आउट करना है। अगर ट्रीटमेंट्स जो है दूसरा आपको के वाली जो है के ट्रीटमेंट्स के लिए आपको बोलते हैं तो आपने K-1 वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ अ 3x3 कॉन्टीजेंसी टेबल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम।
ठीक है। तो 3/3 के लिए हम क्या करते हैं कि 3 में से -1 करेंगे, 3 में से एक और दफ़ा -1 करके दोनों को ज़रब देंगे तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/3 के लिए क्या होगा, 4 होगा। अगर 4/4 के लिए पूछें तो 4 - 1 इंटू 4 - 1 करेंगे तो वो आपके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एक्स बार इज़ द मीन ऑफ द n ऑब्जर्वेशंस। अगर एक्स बार जो है वो मीन है n ऑब्जर्वेशंस का, देन विच टेस्ट विल बी यूज टू कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्केयर। ठीक है, अगर आपका एक्स बार जो है वो मीन है n ऑब्जर्वेशन का, तो हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड आउट करने का, किसके लिए, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्केयर के लिए। तो जो टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो हम काई स्केयर स्टैटिस्टिक टेस्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.01 द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ जेड फॉर टू टेल्ड टेस्ट एंड इक्वल टू -1.96 एंड +1.96। अगर आपका अल्फ़ा जो है वो 0.01 है तो क्रिटिकल वैल्यूज़ जो z के लिए होगी टू टेल टेस्ट के लिए वो होगी -1.96 +1.96। अगर अल्फ़ा 0.05 देते हैं तो आपने -1.645 और +1.645 ये सिलेक्ट करना है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपको 0.02 दी जाती है तो आपने सेलेक्ट करना है -2.33 एंड +2.33, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन इंटरवल एस्टिमेशन वी ऑलवेज गेट रेंज ऑफ वैल्यूज़। तो इंटरवल एस्टिमेशन में हमें बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती हैं, यानी कि रेंज ऑफ वैल्यूज़, और जो पॉइंट एस्टिमेशन है उसमें हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिलती है। वो क्वेश्चन भी आगे आएगा, ठीक है। ये जो इससे पिछला क्वेश्चन है ये 3 MCQs बन सकते हैं अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, तो आपने तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है ए रैंडमली सिलेक्टेड सैम्पल ऑफ 400 स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटी वाज आस्क्ड वेदर आर नॉट दे विल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। 46% of 400 answered yes. Which of following statement about number 46% is correct? तो किसी यूनिवर्सिटी में 400 स्टूडेंट थे तो उनका कोई सर्वे करवाया गया, तो उसमें जो 46% थे 400 में से, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिक्स में से हिस्सा लेंगे। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो 46% के लिए करेक्ट है। तो ये है इट इज़ अ सैम्पल स्टैटिक। ये क्या है, ये एक सैम्पल स्टैटिक है, ठीक है, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इट इज़ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमने 400 में से 46 लिए हैं ना, तो हमने एक सैम्पल ले लिया, ठीक है। व्हेन द रैंडम वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन देयर वेरिएंस इज़ 0। जब आपका जो x एंड y वेरिएबल्स हैं, रैंडम वेरिएबल्स, वो इंडिपेंडेंट होंगे तो उनका जो कोवेरिएंस होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंजेस फ्राम। जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेकर +∞ तक होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो होता है वो वेरिएंस के बराबर होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो वेरिएंस के बराबर होता है। इन अ वन वे अनोवा, जो वन वे अनोवा है उसमें क्या होता है कि द इंटरेक्शन टर्म इज़ इक्वल टू 0 और नो इंटरेक्शन टर्म। तो जो वन वे अनोवा होता है उसमें इंटरेक्शन टर्म कोई नहीं होती या 0 इंटरेक्शन टर्म होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अनोवा। तो ये जो हमारे पास अनोवा टेस्ट है इसमें हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट जो है उसकी अजम्पशन में नहीं होती, वो होती है डिपेंडेंट सैम्पल्स। डिपेंडेंट सैम्पल जो हैं वो उसमें अनोवा में रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है इन द केस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, जिसको हम FPC भी बोलते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार के केस में द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, ठीक है, उसका फार्मूला होगा N-N बटा N-1 सारे का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास है द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ टी टेस्ट विद सैम्पल साइज 6 इज़। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फार्मूला होता है N-1। यहाँ पे N की वैल्यू 6 है तो 6 में से -1 करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर व्हाट कंडीशन वुड यू आर पेयर टी टेस्ट। किस कंडीशन में जो है वो आप पेयर टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। व्हेन द टू सैम्पल्स ऑफ डाटा आर इंडिपेंडेंट। तो जब हमारे पास 2 डाटा के सैंपल जो हैं वो इंडिपेंडेंट हों तो हम वहाँ पे पेयर टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज़ बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं इसलिए इसको बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई देन मार्जिनल डेंसिटी, then the marginal density function of y that is h y is माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ये डबल इंटेग्रल आएगा, और साथ आपका एफ ऑफ एक्स वाई साथ डी एक्स डी वाई, यानी कि आपने डबल इंटीग्रेशन करनी है फंक्शन जो आपको गिवन होगा उसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द क्रिटिकल रीजन फॉर एच वन, जहाँ पे म्यू जो है वो ग्रेटर दैन म्यू नॉट है, वेयर एल्फा इज इक्वल टू 0.01 इज जेड ग्रेटर होगा जेड 0.01 से, ठीक है। ये क्रिटिकल रीजन होगा H1 के लिए, जहाँ पे म्यू जो है वो ग्रेटर होगा म्यू नॉट और अल्फा 0.01 होगा, तो Z हमारा ग्रेटर होगा Z 0.01 से। द सैम्पल वेरियंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन इज बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये किसके लिए है, ये बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से जो फार्मूला है वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए वो होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस टी, ठीक है। ये फार्मूला आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन में जब वेरिएंस कैलकुलेट करनी है वहाँ पे इस्तेमाल करें। Which one of following is used to find out confidence interval for mu when population variance unknown and sample size is large। तो देखें हम confidence of interval mu के लिए कैसे फाइंड करेंगे जब हमें population variance unknown होगी और sample size हमारा बहुत बड़ा होगा। तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है x बार प्लस माइनस जी म्यू ओवर 2 एस ओवर एन स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें पेपर में ज़्यादातर इसी तरह के फार्मूलाज पेपर में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रपोर्शन ऑफ मेल्स इन पाकिस्तान इज एटलीस्ट 0.48, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 इज। तो जो प्रपोर्शन है मेल्स का पाकिस्तान में वो 0.48 से कम जो है वो 0.48 है। तो इसके रिलेटेड जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको H1 बोलते हैं वो क्या होगा कि P इज़ लेस दैन 0.48। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग फीमेल्स इन पाकिस्तान इज़ एट मोस्ट 0.30। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस P इज़ लेस दैन 0.30, ठीक है। सेम उसी तरह जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है। टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर टू रेशोज ऑफ वेरियंस वी यूज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हमने कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल फाइंड करना है दो रेशोज़ के लिए, दो रेशोज़ किस चीज़ की, वेरियंस की, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस फ्राम, ये पीछे एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा था, और काई स्क्वायर का भी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है। इसमें ये इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि इन्फिनिटी में इक्वल वाला साइन नहीं आता। फॉर एनी टू एस्टिमेटर्स T1 एंड T2 इफ़ वेरियंस ऑफ T1 इज़ लेस दैन वेरियंस ऑफ T2 T1 इज़ एफिशिएंट, ठीक है। T1 क्या होगा, वो एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B ऑफ एक्स एन कोमा P। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके लिए हमारे पास मीन जो है वो ग्रेटर होता है वेरिएंस से, मीन जो है वो ग्रेटर होता है वेरिएंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू इज़ डिटर्मिन्ड टू बी 65.32 to 73.54। If the confidence level is reduced to 90%, the confidence interval for mu become narrower। तो देखें जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो रिड्यूस होता है, कम होता है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है ना वो तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ म्यू 3 इज इक्वल टू 0.08 एंड म्यू 2 इज इक्वल टू 2.64 देन स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है B1 इज इक्वल टू म्यू 3 का स्क्वायर ओवर म्यू 2 का क्यूब। आप इसकी वैल्यूज़ रख के स्क्वायर कैलकुलेट करें, क्यूब कैलकुलेट करें और डिवाइड करें तो आपका आंसर 0.87 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज़ द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जो हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल होता है वो कौन सा वेरिएबल होता है, तो हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, ये आपने याद रखना है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन
म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर मीन डेविएशन इज़, तो मीन डेविएशन जो होती है उसकी वैल्यू 0.6745 सिग्मा होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन डेविएशन होती है उसकी वैल्यू 0.6745 सिग्मा होती है। इफ़ एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स हैविंग द specified characteristic and n is the size of population, the population proportion p is equal to, अगर आपका x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है हैविंग द स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक, ठीक है, अगर x हमारा जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक रखते हैं, और n जो है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन p की वैल्यू होगी n/x। द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी एक्स कोमा एन पी, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एन आएगा, तो देखें बी एक्स एन कोमा पी, ये जो कोमे में लिखे होते हैं 2 नंबर, ये पैरामीटर्स होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो यहाँ पे एन कोमा पी जो हैं वो क्या है, पैरामीटर्स हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। नेक्स्ट हमारे पास है द टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ वेरियंस प्रोसीजर follow the dash distribution f distribution, the test statistic used in analysis of variance procedure follow the f distribution, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, f distribution होगा। for testing of hypothesis about population proportion we use z test, जब हमने टेस्टिंग करनी है हाइपोथेसिस की पॉपुलेशन प्रपोर्शन के अबाउट तो हम जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग ऑफ स्पेड फ्राम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज़, देखें 13 कार्ड जो होते हैं वो हुक्म के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं और 13 चिड़िया के होते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे आपको उसने पूछा है कि जो स्पेड किसको बोलते हैं, स्पेड आई थिंक बोलते हैं जो पान होता है, सॉरी पान नहीं, हुक्म को बोलते हैं, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपने 52 कार्ड्स आपके पास टोटल पत्ते हैं ताश के, तो उनमें से अगर आपने फ़र्ज़ करें स्पेड अगर हुक्म को ही कहते हैं, तो हुक्म का अगर आपने किंग निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने पत्ते होते हैं हुक्म के, किंग का जो हुक्म का होता है वो एक ही पत्ता होता है पूरी ताश में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52 आ जाएगी। इस तरह वो आपको किसी पत्ते का भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पत्ते जो हैं वो कितने हैं ताश में। फ्रॉम पॉइंट एस्टिमेशन वी ऑलवेज गेट, पॉइंट एस्टिमेशन से मैंने आपको बताया था कि हमें एक सिंगल पॉइंट मिलता है। इन स्टैटिस्टिक्स वी यूज़ MSE विच इज़ एब्रीवेशन ऑफ मीन स्क्वायर एरर, MSE जो है वो मीन स्क्वायर एरर का एब्रीवेशन है। इफ़ E इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज़ ज़ीरो, अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो ज़ीरो होगी। Analysis of variance is a procedure that enables us to test the equality of several means, जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम टेस्ट कर सकें इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन्स। द कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर इज़ यूज्ड व्हेन अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज्ड टू अप्रॉक्सीमेट अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस्तेमाल करें अप्रॉक्सीमेट करने के लिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन ई ऑफ एक्स इंटू वाई, तो दोनों पे एक्स ई अप्लाई कर दें, एक्स पे भी अप्लाई करते हैं और वाई पे भी अप्लाई करते हैं और दोनों को ज़रब दे दें, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, टेबुलेशन बोलते हैं, जब हम डाटा को रोज और कॉलम्स में एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं तो उसको टेबुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इट्स कोवेरियंस इज जीरो, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका जो कोवेरियंस होता है वो जीरो होता है। विच डिस्पर्शन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो तमाम ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट होती है। विच वन इज़ पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्शन इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो रेंज होती है। मैन टेंड्स टू मैरी वुमेन हु आर स्लाइटली यंगर देन देमसेल्व्स, जो आदमी है उनका ये ट्रेंड है कि वो ऐसी औरतों से शादी करते हैं जो थोड़ी उनसे छोटी हों। सपोज दैट एवरी मैन मैरिड अ वुमेन हु वाज एग्जैक्टली 5 years यंगर देन दैम सेल्व्स विच इज़ करेक्ट, तो सपोज करें कि हर आदमी उस औरत से शादी करता है जो उससे एग्जैक्टली 5 साल छोटी है, तो
फिर क्या होगा, क्या करेक्ट होगा, या फिर यहाँ पे जो को रिलेशन होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। को रिलेशन की वैल्यू क्या होगी, द को रिलेशन इज़ 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन इज अफेक्टेड मोस्ट बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ से कौन सा डिस्पर्शन का जो सिस्टम है वो अफेक्ट होता है ज़्यादा, वो होता है मीन। ठीक है, जब उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो मीन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज कॉल्ड बाइस। ठीक है, ये डेफिनेशन है बाइस की, याद रखनी है आपने। विच फार्मूला रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस कर देंगे तो वो ए कम्प्लीमेंट की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। द एरिया अंडर अ कर्व बिटवीन 0 एंड -1.75 इज। 0 और 1 -1.75 के दरमियान जो एरिया है कर्व के नीचे वो होता है 0.4599। द कर्व ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। ए पॉपुलेशन दैट कैन बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंसीवेबल वेज इन विच अ स्पेसिफाइड इवेंट कैन हैपन इज नोन एज। उस पॉपुलेशन को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। ये याद रखनी है डेफिनेशन आपने। द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज आर 3। हाइपर ज्योमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। इन रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जब हम x को चेंज करेंगे तो y उस पर डिपेंड करेगा और y भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ स्टैटिस्टिक यूज्ड एज एन एस्टिमेटर हैज़ इट्स एक्सपेक्ट वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड देन इट इज़ कॉल्ड अनबाइस्ड। इफ़ अ स्टैटिस्टिक यूज्ड एज एन एस्टिमेटर, अगर कोई स्टैटिस्टिक जो है वो एस्टिमेटर के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो इक्वल है ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर जो कि हमने एस्टिमेट किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबाइस्ड एस्टिमेटर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ डिज़ायरेबल फॉर अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अनबाइस्डनेस होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ वाई हैट इज़ द प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर अ गिवन एक्स वैल्यू एंड बी इज़ वाई इंटरसेप्ट देन इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन फॉर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड एन डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज़। तो ये जो वाई जो लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास वो होगी वाई हैट इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे एम जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रिग्रेशन लाइन की स्लोप होगी। नेक्स्ट हमारे पास है द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्प्रेड डैश आउट दैन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ज़्यादा स्प्रेडेड होती है किससे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। इसका आंसर मोर आ जाएगा, मोर स्प्रेडेड। द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर दैन 2 रैंडम वेरिएबल्स इज क्या कहलाती है। कंबाइंड का क्या मतलब है, कंबाइंड में फिर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कंबाइंड से हमें पता चल जाएगा कि ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ़ द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 1% इज यूज्ड rather than 5% the null hypothesis is less likely to be rejected। तो अगर हम सिग्निफिकेंस लेवल 1% यूज़ करें 5% की बजाय तो नल हाइपोथेसिस जो होगा उसके इम्कानात कम हो गए कि उसको रिजेक्ट किया जा सके। द वैल्यू ऑफ काई स्केयर कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि ये एक स्केयर वाली वैल्यू है, स्केयर वाली टर्म है तो स्केयर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स व्हेन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट, जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स कैसे फाइंड करेंगे, और उसमें शर्त ये है कि हम रिप्लेसमेंट यानी उसमें रिप्लेसमेंट डालते जाएंगे, जो सैंपल निकालेंगे उसकी रिप्लेसमेंट डाल देंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कैपिटल एन की पावर एन आ जाएगा, कैपिटल एन की पावर एन आ जाएगा। ए डाई इज़ रोल्ड, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रोल्ड इज़ ग्रेटर देन 2 एंड इवन। तो देखें हमने एक लूडो का दाना फेंका, लूडो का दाना फेंके तो हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ठीक है, तो हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा भी हो और इवन भी हो। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होता है, वो होता है हमारे पास 4 और 6। 4 जो है वो 2 से बड़ा भी है और इवन भी है, 6 2 से बड़ा भी है और इवन भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या फाइंड करना है, 4 और 6 की प्रोबेबिलिटी। तो 4 और 6 दो नंबर्स हैं, 2 को टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर दें, टोटल 6 आ सकते हैं ना, 6 नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स आ सकते हैं टोटल, और 2 की हमने फाइंड करनी है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा।
व्हेन सी इज़ अ कांस्टेंट देन एस्टिमेटर, जब हम सी पे अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सी ही आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का एस्टिमेटर जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है, वो नंबर ही होता है। द हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज़ ए एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, जो हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल होता है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ठीक है। द डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेविएशन होती है सिमेट्री से उसको हम स्क्यूनेस बोलते हैं। इफ़ अ रैंडम वेरिएबल x denotes द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 डिस्टिंक्ट कॉइन्स आर टॉस्ड द x assumed वैल्यूज़, तो देखें अगर जब हम 3 सिक्के फेंकते हैं तो उसमें जो x है वो हमारे पास वेरिएबल डिनोट कर रहा है कि हेड्स कितने आते हैं। तो क्या हो सकता है, तीनों पे हेड्स आ सकते हैं, 2 पे हेड्स आ सकते हैं, 1 पे हेड्स आ सकता है और 0 हेड्स भी आ सकता है, यानी तीनों टेल्स भी आ सकती हैं। तो ये वैल्यूज़ फिर x की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 0 1 2 3। If PE is the probability that an event will occur, which of following must be false, तो अगर कोई इवेंट जो है वो अकर कर सकता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ इक्वल टू -1, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इवेंट अकर कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज लेस दैन कैपिटल एक्स इज लेस दैन आर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स विल अज्यूम एनी स्पेसिफिक वैल्यू इज़ ज़ीरो, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी के कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो कोई भी वैल्यू अज्यूम करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़, हाइपर ज्योमेट्रिक की जो वेरिएंस है उसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने वेरिएंस जो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस का फार्मूला होता है वो होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू के ओवर कैपिटल एन इंटू 1 माइनस के ओवर कैपिटल एन इंटू एन कैपिटल माइनस एन ओवर एन माइनस 1, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस के लिए फार्मूला होता है। वो कहता है कि अगर इफ़ ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.5 देन ई ऑफ 2x प्लस 5, तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपल ई ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे देखें ई ऑफ एक्स की वैल्यू उसने आपको 1.5 दिया है, 1.5 2 से ज़रब खाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस 3 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ वी हैव 2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशंस देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ सैम्पल मीन्स विल बी, वो कह रहा है कि अगर आपके पास 2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशंस हैं तो आपके पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो डिफरेंस है सैम्पल मीन से वो क्या होगा, वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। द शेप पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, द शेप पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस इन ऑल पॉसिबल सैम्पल्स इज कॉल्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शंस, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ proportions of successes in all possible samples is called the sampling distribution of sample proportions, ठीक है। तो ये आपने जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शंस की। इन अ प्रोबेबिलिटी mass function the sum of all populations is equal to, in a probability mass function the sum of all populations is equal to, तो ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल प्रोपोर्शन पी इज़, तो पी का फार्मूला ये पहले भी आ चुका है एक्स ओवर एन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हाउ मैनी आउटकम्स आर देयर इन अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बाई का मतलब 2 होता है, तो 2 इसके आउटकम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, टाइप 2 एरर जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट्स वर चेक्ड बिफोर एंड आफ्टर गिवन अ सर्टेन मेडिसिन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है। नेचुरल पेयरिंग ऑफ डेटा के पेशेंट्स का जो मरीज़ों का टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर गिवन अ सर्टेन मेडिसिन, तो बिफोर और आफ्टर जो है वो एक वैल्यू बिफोर की आएगी एक आफ्टर की आएगी, तो ये इस तरह एक पेयर में आएगा डाटा आपका, तो ये नेचुरल पेयरिंग ऑफ डाटा हो जाएगी। Accept H naught over H naught is false is the type 2 error. Accept H naught over H naught is false is the type 2 error.
द आई अल्फ़ा इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस रीजन। आई अल्फ़ा जो है वो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, वो एक्सेप्टेंस रीजन की प्रोबेबिलिटी है। एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाई H1। अल्टरनेटिव को H1 से और नल हाइपोथेसिस को H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने दोनों याद रखने हैं। इंटरवल एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल आर सेम। इंटरवल की जो एस्टिमेशन करते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, बराबर होती हैं। द मीडियन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ज़ीरो। मीडियन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। ये भी आपने याद रखना है। टू डिटरमन अ सैम्पल साइज इन एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन वी यूज़ द डैश वैल्यू। जी वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी सैम्पल साइज़ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन में हमने सैम्पल साइज़ को डिटरमन करना है। सैम्पल साइज़ को डिटरमन करना है किसी पॉपुलेशन मीन में से। किसी पॉपुलेशन मीन में से जब हमने सैम्पल साइज़ को डिटरमन करना है तो वो कौन सी वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे, जी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ आल्सो कॉल्ड टाइप 1 एरर। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और टाइप 1 एरर, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। इफ़ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स आर फिक्स्ड देन पावर ऑफ टेस्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज। अगर टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो है वो हमारे फिक्स हैं तो पावर ऑफ टेस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा जब हम सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, और डिक्रीज़ कर जाएगा जब हम सैम्पल साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट मीन। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है किसके अबाउट, मीन के अबाउट। मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट व्हेन डी एफ विल इक्वल टू 1। तो जब हमारा मीन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब हमारा डी एफ जो है वो 1 के इक्वल होगा। डी एफ जो है वो डेंसिटी फैक्टर को बोलते हैं, ठीक है। ये आप एक दफ़ा कन्फर्म कर लें, डी एफ जो है वो डेंसिटी फैक्टर ही है या कोई और चीज़ है, ठीक है। वो 1 के बराबर होगा जब हम हमारी जो मीन जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जिस्ट नहीं करती, तो डी एफ जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। For a particular data, the value of Pearson's coefficient of skewness is greater than 0. What will be the shape of distribution? तो उसकी जो शेप होगी डिस्ट्रीब्यूशन की वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। फॉर अ पार्टिकुलर डाटा, किसी खास डाटा के लिए जो पियर्सन्स कोफिशिएंट की स्क्यूनेस है वो 0 से ग्रेटर है, तो उसकी जो शेप होगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, क्योंकि वो ग्रेटर दैन 0 है। अगर लेस दैन 0 होगी तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर। तो जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसमें इंडिपेंडेंस का जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फार्मूला होता है n माइनस पी के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ x एंड y आर रैंडम वेरिएबल्स, e ऑफ x माइनस वाई इज़, दोनों पे डिवाइड करते हैं। ई जो है वो एक्स पे भी चला जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा, और ई जो है वो वाई पे भी चला जाएगा। द लोकेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स अपॉन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो क्रिटिकल रीजन की लोकेशन है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करती है। हाउ मैनी % ऑफ वैल्यूज़ आर लेस दैन 4th डिसाइल्स इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो 4th डिसाइल होता है उससे कम कितने % वैल्यूज़ होती हैं, वो होती हैं 40% कम वैल्यूज़ होती हैं। व्हाट इज़ एम एफ इन द फार्मूला ऑफ मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एम एफ किसको डिनोट करता है, वो करता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट हमारे पास है द वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 2v। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस का फार्मूला होता है वो 2v के बराबर होता है। द मीन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ v2 ओवर v2 माइनस 2, ठीक है। जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो किसके बराबर होता है, v2 बटा v2 माइनस 2, और यहाँ पे जो v2 है वो ग्रेटर दैन 2 होगा, क्योंकि ग्रेटर दैन 2 नहीं होगा तो नीचे 0 बनेगा जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। एनोवा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, एनोवा का जो सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, R.A. फिशर, ठीक है। उसका नाम आपने याद रखना है, R.A. फिशर। एन एस्टिमेटर टी इज सेड टू बी अनबाइस्ड एस्टिमेटर इफ थीटा इज। तो जो एस्टिमेटर टी है उसको हम अनबाइस्ड बोलेंगे, अनबाइस्ड एस्टिमेटर बोलेंगे अगर वो जब हम टी पर एस्टिमेटर टी पर अप्लाई करें और थीटा ही हमें मिले तो हम बोलेंगे कि ये एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड है। द बेस्ट अनबाइस्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज सैम्पल वेरिएंस। तो जो बेस्ट अनबाइस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन वेरिएंस के सिग्मा स्क्वायर के लिए वो सैम्पल वेरिएंस उसको बोलते हैं।
वेरियंस ऑफ 4x+5 इज इक्वल टू 16 वेरियंस ऑफ x+5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्राम अ सैम्पल ऑफ 200 पीपल वर आस्क्ड वेदर दे लाइक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, 50 said yes and remain said no. Assume yes mean a success which of following is correct। तो सैम्पल प्रपोर्शन में जो पी की वैल्यू होगी वो 0.25 होगी, क्योंकि उसमें 200 में से 50 ने यस कहा था, तो 200 में से 50 जो बनते हैं वो 0.25% बनते हैं। इन एनी डाटा सेट व्हाट प्रेजेंट वैल्यू फॉल इन द इंटरवल मीडियन प्लस माइनस Q.D 50%। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 50% होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 5 xi-20 इज इक्वल टू 0 देन x बार इफ 0। ठीक है, ये चीज़ जो है वो कब 0 होगी, जब x बार हमारा 0 के बराबर होगा। द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज 60 इंचेस द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट की हाइट जो है वो 60 इंचेस है तो ये कौन सी टाइप है डेटा की, ये कंटिन्यूस टाइप है डेटा के लिए। फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू e की पावर -0.135 इंटू 0.135 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल द मीन वैल्यू इज। तो ये वाली मीन की वैल्यू होती है जो ये यहाँ पे लिखी हुई 0.135। इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वी ऑलवेज बिगेन इट विद अज्यूमिंग दैट नल हाइपोथेसिस ट्रू। जब भी हम कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो हम इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होगा। द LST टेस्ट इज़ अप्लाइड ओनली इफ़ द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। तो LST टेस्ट जो है हम उसी वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्टेड हो। द एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्निक इज़ अ मेथड फॉर कंपेयर 3 और मोर मीन्स। तो जो एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्निक है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है जब हमने 2 या 3 से ज़्यादा मीन्स को कंपेयर करना हो। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन B2 इज इक्वल टू 3। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में B2 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, 3 के बराबर होती है। इन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल if it is assumed that the intercept parameter equal to 0 then the slope of line is also equal to 0। तो जब इंटरसेप्ट पैरामीटर जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो रिग्रेशन लाइन है उसकी स्लोप जो है वो भी 0 के बराबर हो जाएगी। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज इज लीस्ट व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन। तो जो एब्सोल्यूट डेविएशंस हैं उनका जो सम है वो सबसे छोटा होगा जब हम डेविएशंस की वैल्यू जो है वो मीन से लेंगे, जब हम डेविएशंस की वैल्यूज मीन से लेंगे। फॉर अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस टेस्ट अल्फा इज इक्वल टू 0.05 एंड बीटा इज इक्वल टू 0.10 द पावर ऑफ टेस्ट इक्वल्स टू 0.90। इसका आंसर होगा, आपने याद रखना है। आइडियली द विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल शुड 0। तो आइडियली यानी एक स्पेशल केस जो है उसमें जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉटरी टिकट्स इशूड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मनी फॉलो अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो लॉटरी की जो टिकट्स इशू होती हैं वो किस पर्पज़ के लिए होती हैं, वो पैसा बनाने के लिए होती हैं और वो क्या फॉलो करती हैं, वो एक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ B ऑफ x, 5, 0.398 दैन द वेरियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने ये जो वैल्यू है 0.398 इसमें +1 करके ये वेरियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये क्या होगी, वेरियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें 0.398 जो है इसमें आपने, ठीक है, ये करें तो 1.198 आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉरी। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इंश्योर्स अस दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज ऑलवेज नॉर्मल। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट ऑलवेज नॉर्मल आ जाएगा। यानी कि द सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें इस चीज़ की इंश्योरिटी देता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मीन की जो है वो ऑलवेज नॉर्मल होगी। इन अ बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y,
इन अ बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, अगर ई ऑफ एक्स 3.2 है, ई वाई 3 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6.2 आंसर आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द वेरियस वैल्यूज ऑफ सैम्पल स्टैटिक कैन बी कंप्यूटर यूजिंग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी जो कीमतें हैं सैम्पल स्टैटिक के लिए, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम क्लासिकल जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी के, उसको इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉसिबल ओनली V2 ग्रेटर दैन 2, क्योंकि उसके नीचे बटे में फार्मूले में आता है V2 ओवर V2 माइनस 2, तो जो V2 है फिर वो ग्रेटर दैन 2 होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेटर दैन 2 ना हुआ तो नीचे क्या बनेगा, नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर दैन 2 होना चाहिए V2। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन टू कॉइन्स आर टास्क साइमल्टेनियस, जब दो इकट्ठे सिक्कों को टास्क किया जाता है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, ठीक है। तो देखें जब दो सिक्कों को हम फेंकते हैं तो हमारे पास जो सैंपल बनता है, सैंपल वो बनता है हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, या दोनों टेल आ सकते हैं, ठीक है। तो एक हेड किस में आ रहा है, इसमें और इसमें, तो 2 आया, 2/4, तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट बाय द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट देन बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, जब एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट के अकर होने से जो है वो इफेक्ट नहीं होता, तो दोनों इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि दोनों इवेंट्स एक दूसरे से आज़ाद होंगे, किसी एक इवेंट का दूसरे के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ फेयर कॉइन इज टास्ड 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर्स इज़। तो देखें हमारे पास जब हम 3 फेयर कॉइन को टास्क करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल साइज़ आता है वो 8 आता है, यानी उसमें 8 डिफरेंट किस्म के आते हैं, जिस तरह के क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, एक हेड 2 टेल आ सकते हैं, एक हेड 1 टेल 1 हेड, एक 2 टेल 2 हेड, इस तरह करके चलते जाएं तो ये 8 बनते हैं। टोटल कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। तो इसमें जो है एट लीस्ट वन हेड, यानी कि जिसमें ऐसा हमने वो इवेंट फाइंड करना है जिसमें एक ना एक ज़रूर हेड हो, तो वो 7 ऐसे हैं, क्योंकि सिर्फ एक इवेंट ऐसा होता है जिसमें तीनों टेल्स आते हैं, तीनों क्या आते हैं, तीनों टेल्स आते हैं। तो ये इवेंट निकाल दें क्योंकि इसमें कोई भी हेड नहीं है, बाकी सारे में कम से कम एक हेड ज़रूर आएगा, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो कितने होते हैं, वो 7 होते हैं, और टोटल कितने हैं इवेंट्स 8, तो 7/8 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। A student solved 25 questions from first 50 questions of a book. The probability that he will solve the remaining all questions. तो देखे जब उसने 50 कर लिए हैं, 50 में से आधे कर लिए हैं, तो बाकी कितने रह गए, आधे, तो 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। यानी 1/2 भी कह सकते हैं, 0.5 भी कह सकते हैं, 50% भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे एक ही आंसर्स हैं। When 2 dices are rolled, the number of possible sample points are 36 बनते हैं। इस तरह 1-1 दोनों पे 1-1 आ सकता है, एक पे 1 दूसरे पे 2, एक पे 1 दूसरे पे 3, एक पे 1 दूसरे पे 4, एक पे 1 तीसरे पे, इस तरह करके 5, इस तरह करके 1 6, फिर दूसरे पे 2 1 2 2, इस तरह करके, ठीक है। तो ये 36 बनते हैं। जब हम 2 लूडो के दाने इकट्ठे फेंकते हैं तो 36 किस्म के हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर दैन 0 होता है, ये आपने याद रखना है। द पैरामीटर ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वी। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होता है उसको हम वी बोलते हैं, वी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन 2 कॉइन्स आर टास्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड इज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड जो है जिसमें कम से कम एक हेड ज़रूर हो, वो 3 इवेंट्स हैं, टोटल 4 हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज 1। जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, उसकी हमेशा वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 135 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो आपने चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमें भी इस चीज़ का रिगार्ड मिल सके। काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है चीज़ों को प्रिपेयर करने में।
नेक्स्ट हमारे पास है कि ए रैंडम वेरिएबल कैन बी जनरेटेड। जो रैंडम वेरिएबल है उसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, मैकेनिकली भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक्स 301 का जो फाइनल टर्म का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें हमने 135 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए हैं, एमसीक्यूज़ इंपोर्टेड क्वेश्चन थे सारे। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आपका क्या काम है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बाकी तमाम स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। और आपने हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है कि आपका पेपर जो है वो यहाँ से आया, कोई क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए थे यहाँ से पेपर में या नहीं आए थे, तो ये आपने लाजमी बताना है। तो इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हमारी दूसरी जो प्रिपरेशन वीडियोस हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। MTH 100 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, MTH 101 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, MTH 202 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, फिज़िक्स 101 इसकी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट ऑब्जेक्टिव आता है। इसके अलावा अब हमारी स्टैटिस्टिक्स की 301 इसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो अपलोड हो गई है। MTH 104 इसकी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ये दोनों जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। तो स्टैट 301 जो है, स्टैटिस्टिक्स 301 जो है, इसकी इंशाल्लाह ताला हम ट्राई करेंगे कि सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो भी आपको अपलोड कर दिया जाए ताकि आपका पेपरों में फ़ायदा हो सके। अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम इंशाल्लाह ताला लाजमी उसको जो है वो करेंगे। इसके अलावा पाक 522 की भी जो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव वीडियो जो है वो रेडी है, बस कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे कितने हमने सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। तो आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।